बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इम्पोर्टेड हुकूमत घुटनों पर आ चुकी है। आज फिर अवाम पर मजीद महंगाई के बम गिराए गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की तारीफें कर रही है, इमरान खान से मदद मांग रही है और खुद नए इंतखाबात की बात कर रही है अक्टूबर में। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने वोट का हक छीनने का बदला ले लिया है और अरबियों ने, वो अरबी जो इमरान खान की तारीफें करते नहीं थकते, शहबाज शरीफ की ऐसी जिल्लत और रुसवाई की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सारी खबरें डिटेल्स के साथ आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले पीटीआई हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन की बात करते हैं। शौकत तरीन साहब ने ARY न्यूज़ पर बैठकर इंकशाफ किया है कि कुछ अरसा पहले मुझे मदद के लिए बुलाया गया। मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया मुक्तदर हलकों की तरफ से और उस मीटिंग में बाजवा साहब थे, रजा बाकर साहब थे, मिफ्ता इस्माइल थे, हफीज शेख थे। बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप इनके साथ मिलकर काम करें और IMF को राजी करें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि अगर मैं यहाँ पर बैठा होता तो इस सब की नौबत ही नहीं आनी थी। आपने तो हमें ये कहकर निकाला कि हम ना अहल हैं। हमने तो आपको बताया भी था कि ये सब कुछ जो आप करने जा रहे हैं या होने दे रहे हैं, इस सब से मुल्क डिस्टेबल हो जाएगा। हम जो तरक्की की तरफ गामजन हैं, हम जवाल का शिकार हो जाएंगे। और आज देख लें, आज पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। तो ये नौबत आ गई है कि मुक्तदर हलकों को भी एहसास हो चुका है कि ये हुकूमत चल नहीं सकती और वही इमरान खान के खिलाड़ियों से मदद मांगी जा रही है, लेकिन इमरान खान को वापस नहीं लाना। अब ये जिद है या कमिटमेंट है? कमिटमेंट है तो क्यों है? ये सारी बातें नाजरीन आप खुद भी समझ सकते हैं। फिर इमरान खान ने इन 3.5 सालों में इस मुल्क के लिए जो कुछ किया, उस पर तो हम जितनी वीडियोस भी बनाए वो कम है। उसने ये नहीं देखा कि इन 5 सालों में मैंने कुछ करके दिखाना है जिससे मुझे अगले 5 सालों के लिए वोट मिले। उसने दूर तक का सोचा, उसने आने वाली नस्लों का सोचा। उसने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगवाए जिनके बारे में पिछले 50 सालों में सोचा ही नहीं गया था, क्योंकि उन पर टाइम लगता है। लेकिन आने वाले चंद सालों में वो प्रोजेक्ट, एक एक प्रोजेक्ट हमें इतना इतना पैसा देगा जितना कि हमें IMF का पैकेज मिलता है। और कुछ मंसूबे उसके ऐसे थे जो हमें फौरी तौर पर पैसा दे रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि वो पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर रहा था, जो कि अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ है। इसलिए अमेरिका फिर से उन लोगों को वापस ले आया जो पाकिस्तान को फिर से एक बार दिवालिया होने के करीब लाकर खड़ा कर दे। लेकिन इस बार जिस तेजी से इन्होंने काम किया है, कोई शक नहीं कि खुदा ना ख्वास्ता अनकरीब पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। फिर जब आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। अगर आप इनसे वजह पूछें कि लोड शेडिंग की क्या वजह है, तो ये बताते हैं कि हमारे पास फ्यूल नहीं है। फिर इन पर सवाल उठता है कि आप पिछले 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपने बिजली बनाने के सस्ते प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाए? इमरान खान ने आते ही ये काम शुरू कर दिया था। आप आए तो आप एक बार फिर उन प्राइवेट कंपनीज के पास जा रहे हैं जिनसे इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई थी। आपको उन प्राइवेट कंपनीज से क्या मिलता है? पाकिस्तान को तो नुकसान होता है, आपको क्या मिलता है? तो जब इस तरह के सवालात उठते हैं तो मरियम औरंगजेब आकर कहती हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली बनाने के लिए फ्यूल नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फ्यूल की कोई कमी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि ये लोग आप ही के लोग हैं। आप लोग बयानात देने से पहले सलाह कर लिया करें ताकि आपका बयानिया तो एक हो। अब ये इमरान खान से या इमरान खान के खिलाड़ियों से मदद क्यों मांग रहे हैं? कौमी इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट आई है। पूरी रिपोर्ट तो कल पब्लिश होगी, लेकिन उसके कुछ अहम नुकात सामने आ गए हैं और ये रिपोर्ट इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के अंडर में बनी है। हम तो आपको बहुत कुछ बता चुके हैं कि इमरान खान ने इन 3.5 सालों में क्या किया। अब आप सुने कि ये हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्या कह रही है कि इमरान खान ने 3.5 सालों में क्या किया। तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। इक्तिसादी सर्वे बराए साल 2021-22 के अहम खदोखाल के तहत रवां माली साल के लिए मुकर्रर करदा ज्यादातर इक्तिसादी अहदाफ हासिल कर लिए गए थे। नाजरीन, पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो आपके जो अहदाफ होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, वो अचीव कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। पीटीआई की हुकूमत इन टारगेट्स को अचीव नहीं, रिकॉर्ड्स तोड़ती रही। एदाद शुमार के तहत रवां माली साल GDP का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया था, जो 6% रही, यानी 4.8% टारगेट था। पीटीआई की हुकूमत ने ना सिर्फ उस टारगेट को अचीव किया, उल्टा 6% पर चले गए।
जो इनके वक्त में 0.2% हुआ करता था, और इस साल पीटीआई का टारगेट 7% था, और इन्होंने आते ही उस टारगेट को ही 5% रखा है। फिर ज़री शोबे का पैदावारी हदफ 3.5% था, जो 4.4% रहा। सनती शोबे का पैदावारी हदफ 6.6% था, जो कि 7.2% पर चला गया। खिदमात के शोबे का पैदावारी हदफ 4.7% था, जो कि 6.2% पर चला गया। जो करंट अकाउंट खसारा था वो $2 अरब से $13 अरब पर गया, वो भी तहरीके अदम एतमाद के आने की वजह से, और इसको $20 अरब जो आपके वक्त में हुआ करता था उससे $2 अरब पर भी पीटीआई की हुकूमत ही लाई थी। फिर फी कस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई थी। एक्सपोर्ट्स का हदफ $55 अरब था, जो $72 अरब पर पहुंच गया था। इनके आते ही 10% कम हो गया है। दूसरा, इन्होंने कुछ लॉस बनाए हैं जिनकी वजह से अब वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये सब कुछ अब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमें सज़ा मिल रही है, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा मीडिया बिकाऊ मीडिया है, लेकिन हम उसके प्रोपेगेंडे में बार बार आते रहे और अब भी आ जाते हैं। हम जब ये बातें बताते थे तो अक्सर लोग पूछते थे कि कहाँ है ये खुशहाली, नज़र तो नहीं आ रही। आपको नज़र नहीं आनी थी, आपकी आंखें बंद थीं जो अब खुल गई होंगी। इस मुल्क में 2 खानदान हैं जो पिछले 35 सालों से हम पर हुकूमत कर रहे हैं, हमें लूट लूट कर खा गए हैं, इस मुल्क का कबाड़ा निकाल लिया है और हमारा मुल्क दिवालिया होने के करीब था। फिर अल्लाह की तरफ से हम पर एक एहसान हुआ कि इमरान खान इक़्तिदार में आया और उसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। और ये जो फिगर्स हम आपको बता रहे हैं, ये कोविड के वक्त के फिगर्स थे। अगर कोविड के वक्त में ये लोग होते तो खुदा न खास्ता ये मुल्क ख़त्म ही हो चुका होता। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय ऐसी नाशुक्री की जैसे पहले तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती थी। हम इन लोगों की बातों में आके उस शख्स की राह में कांटे बिछाते रहे जिसका एक ही मकसद था कि मैंने इस मुल्क को ठीक करना है। तो अब आप देख लें, इन्होंने इंडस्ट्रीज की गैस बंद कर दी है ताकि एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएं, मुल्क में डॉलर आना बंद हो जाएं। अगर मुल्क में डॉलर नहीं आता तो डॉलर की कीमत गिरती है और महंगाई आसमान की बुलंदियों को छूती है। फिर आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए इमरान खान ने जितना भी काम किया था उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था। ये अब कह रहे हैं कि हमने उस पर भी 30% टैक्स लगाना है, बजाय इसके कि मराहत दें कि मुल्क में डॉलर्स आएँ। अगर आप 30% टैक्स लगाएंगे तो ये जितने भी आईटी एक्सपर्ट्स हैं ये भाग जाएंगे पाकिस्तान से, और वही होगा जो हम आपको बार बार बताते हैं, जिस मकसद के लिए इनको भेजा गया है। अब एक और ताज़ा तरीन खबर सुन लें। महंगाई के सताए अवाम को हुकूमत ने पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद एक और ज़ोरदार झटका दे दिया। बिजली फ़ी यूनिट ₹7.91 महंगी हो गई है। ये लेटेस्ट खबर है ARY न्यूज़ की। फिर जैसा कि हम आपसे भी कह रहे थे कि इन्होंने हर वो तरीका किया है कि मुल्क में डॉलर आना बंद हो जाए, उस हवाले से भी नई खबर आई है। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकम की आमद और सरमायाकारी में कमी। इमरान खान ने यह मंसूबा शुरू किया था और ओवरसीज पाकिस्तानीज इमरान खान पर ट्रस्ट करके धड़ाधड़ इस मंसूबे में इन्वेस्ट कर रहे थे। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट में बदतरीन कमी सामने आई है और ये 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने वोट का हक छीनने का बदला ले रहे हैं इस हुकूमत से, जिसका बोझ हमें और आपको भी उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो इनको फूल बरसाने वाले फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो तो बेवकूफ़ नहीं बन सकते। उनको किसी सूरत यह हुकूमत कबूल नहीं है। फिर अरबियों की बात कर लें, वो अरबी जो इमरान खान की तकरीरें चलाते हैं, अरबी में उसका तर्जुमा करके ट्विटर पर मैसेजेस भेजते हैं कि पाकिस्तानियों इमरान खान को वापस ले आओ, वो उम्मत मुस्लिमा का वाहिद आसरा था। वो अरबी शहबाज शरीफ के साथ क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया था अरबी में, ताकि अरबों के साथ कुर्बतें बढ़ाई जा सकें। अरबियों ने उसका इतना एहतजाज किया कि ट्विटर ने शहबाज शरीफ का वो अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हर जगह जिल्लत, हर जगह रुसवाई, लेकिन आपने इक़्तिदार करना ही करना है। फिर राना सनाउल्लाह की बात कर लें, जो कल तक कह रहे थे कि किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना ही करना है और मैं गारंटी देता हूं कि कोई रिएक्शन नहीं आएगा, यानी डंडे के जोर पर मैं रिएक्शन भी नहीं करने दूंगा। और अभी 2 दिन पहले वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा एहतजाज राना सनाउल्लाह पर किया गया। तो राना सनाउल्लाह को एक मैसेज मिला है कि ये आपने क्या मजाक बनाया हुआ है, यानी आप कौम की चमड़ी भी उतारेंगे और फिर उनको जूते भी मारेंगे।
تو آج رانا ثناء اللہ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح، انتخابات اکتوبر میں کرانے ہیں یا کب کرانے ہیں، بات تو کریں۔ یہ تو عمران خان نے 25 مئی کا الٹیمیٹم دے دیا تھا، ورنہ تو نون لیگ اسمبلیاں توڑ دیتی۔ اب ظاہر ہے بے عزتی ہو جانی تھی، فیس سیونگ چاہیے تھی کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی، اس لیے ڈر کے نون لیگ نے حکومت چھوڑ دی۔ اور سب سے آخر میں مریم نواز کی بھی بات کر لیں، جن پہ ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن وہ روز ایک نہ ایک ایسی حرکت کر دیتی ہیں کہ بات کرنا ہی پڑ جاتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو لوگ، خاص طور پر ARY نیوز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے پیٹرول مہنگا کرنے کی بات کی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگ ریاست مخالف بیانیہ دے رہے ہیں۔ اب ذرا یہ کلپ سن لیں۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بٹ the rest of you will be okay۔ یعنی یہ آپ کے لیے مذاق تھا؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے کہ عوام کا یہ حال ہو رہا ہے؟ آپ کے کہے لگ رہے ہیں؟ ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ کلپ چلایا تھا، لیکن مریم نواز جو آج کہہ رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ریاست مخالف بیانیہ دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے آج دوبارہ یہ کلپ چلایا ہے کہ یہ ARY نیوز کی من گھڑت کہانی نہیں تھی، مفتاح اسماعیل نے یہ کیا اور لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد لوگوں کا جو حشر ہوا، آپ پیٹرول پمپ پر جا کر دیکھیں کہ اس غریب عوام کا کیا حال تھا، کیسے لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور آپ کے لیے یہ مذاق تھا۔ ہمارے پاس آپ کے 20 کلپس پڑے ہوئے ہیں۔ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل یہ سب گارنٹی دے رہے تھے کہ ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، حکومت میں آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے، اور پھر بڑھا دی۔ اب کل جب مفتاح اسماعیل کہہ لگا کر کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھے گی، تو عوام اس کو سیریس کیسے نہ لے؟ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ یہ بات سن رہے تھے، ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے یہ بات سن کر، صرف مفتاح اسماعیل کے ہی کہہ لگ رہے تھے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔